बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल हैं। आईएसपीआर का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी जारी है और आईएसपीआर के मुताबिक इन पर पुरतशद्दुद बदअमनी के मुतअद्दिद दफात में 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल हैं और उनमें तफ्तीश भी की जा रही है। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाकयात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत में भी शमूलियत का जो है वो तफ्तीश की जा रही है। आईएसपीआर का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाक फौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में ले लिया था। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शाम में पाकिस्तानियों के इनखला के लिए वजारत खारिजा और सिफारत खाना राब्ते में रहा है। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल शाम को लबनान के वज़ीर आज़म से बात की। लबनान में सफीर को हिदायत भी दी गई। मुल्की हालात पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम है। अजरबैजान की पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमाकारी है। हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.5% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल कह रहे हैं ये मुल्क दुश्मनी है और ये मुल्क के मफाद में बिल्कुल नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरखास्त खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरखास्त पर समाअत की और जिसमें दरखास्त गुजार ने कहा कि यह कौमी मसला है, किसी की जात का नहीं है। दुराने समाअत इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो दरखास्त खुद देंगे। इनके 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी है। इस पर भी बात करेंगे और इसी वाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की बानी पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमैर वसी जफर साहब ने। उमैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आजाद अली तबस्सुम साहब ने। आजाद अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। उमैर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं इसमें फैज हमीद साहब के हवाले से जो पेशन गोइयां साबित की जा रही थी, कही जा रही थी, वो साबित होती हुई दिखाई दे रही, तहकीकात जारी है, तफ्तीश जारी है और बानी पीटीआई के साथ जो है उनको जोड़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं बड़ा वाज़ेह करता चलूं कि पार्टी की हमारी हमेशा ये पॉलिसी रही है कि इदारों को अपने हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। हमारी तो जो भी काविश और कोशिश इस पाकिस्तान के अंदर है वो इसीलिए है कि अदारों के पास एक तो खुद मुख्तारी होनी चाहिए, अपने वो खुद मुख्तार हों, किसी के अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, और दूसरे नंबर पे ये कि वो जो भी काम करें वो अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए करें। हम इस चीज की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर किसी ने भी अपने दायरा इख्तियार से तजावुज करते हुए किसी भी चीज को अपने वसाइल को बुरे कार ला के कोई भी काम किया है या उसने कोई साजिश की है, हम कभी भी इसकी हिमायत नहीं करेंगे। बतौर पार्टी हमारा ये हमेशा से स्टांस रहा है कि हर इदारे को अपने फराइज की अंजामदही अपने दायरे कार के अंदर रह के करनी चाहिए। तो जो चीज भी है वो सामने मंजरे आम पे जरूर आनी चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट अदलिया से भी होगी,
और मुक्तदरा से भी होगी कि जो चीज भी, जो चार्जशीट, जिस तरह वो चार्जशीट सामने लेके आए हैं, तो इनके सबूत और शवाहिद भी अवाम के सामने लेके आए हैं और इसको मंतकी अंजाम तक लाजमी पहुंचाए हैं। क्योंकि सबूत और शवाहिद वो चीज होगी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कह देना कि फलां चीज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जरिए लाइक करती है, वो लाइक करती होगी, अगर कोई उसका मखसूस हिस्सा लाइक करता है तो उसको बेशक हदफ कर दे बीच में से, लेकिन जो इन टोटलिटी एविडेंस है दैट शुड बी ब्रॉट ऑन लाइट, उनको मंजर आम पे जरूर आना चाहिए ताकि लोगों का भी ज़हन क्लियर हो और जो इंसाफ होता हुआ सिर्फ इंसाफ ही ना हो, इंसाफ होता हुआ नजर भी आए सबको भी। अच्छा उमेर साहब, इसमें क्या समझते हैं, जिस तरह से आगाज में हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला भी जो है वो इसमें ज़ेरे बहस आ रहा था, उनके इल्जामात भी लग रहे थे, अब वो सारा कुछ वो सारा तज़किरा जो है वो खत्म कर दिया गया, अब तमाम तर चीजें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक होने की कही जा रही हैं और मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सहूलत कार ही फैज हमीद साहब थे बानी पीटीआई के। गुजारिश इस तरह से उन्होंने क्या सियासी मामलात में इन्वॉल्वमेंट के लिए देखा गया है उनको, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पीटीआई के लिए लिंक्ड हो। आपको ये भी मद्देनजर रखना होगा कि उस वक्त नून लीग के ऊपर भी बहुत सख्त हालात चल रहे थे और कोई गारंटियां दे के पाकिस्तान से बाहर भी चले गए कुछ अशखास और उनके ऊपर केसेस मौजूद होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे लैंड किए और अदालतों का निजाम उनके लिए एयरपोर्ट्स पे लगाया गया, वहीं पे उनके बायोमेट्रिक हुए और वो बाइज्जत तरीके से अपने रिहाइशगाह पे पहुंच गए। ऐसे भी बहुत सारे मामला होते रहे हैं और उसके अलावा पसे पर्दा भी बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रही हैं जिनका आम पब्लिक को इदराक नहीं होता है सच। ये कह देना कि सिर्फ बानी पीटीआई से इसका रिलेशनशिप चलता चला जाएगा, तो बानी पीटीआई जिस दौर में बानी पीटीआई थे और इमरान खान थे, मैं नहीं समझता कि हमें इमरान खान का लफ्ज इस्तेमाल करने से कोई कदर होनी चाहिए। मैं तो बरमला अगर अपने लीडर की बात करूंगा तो मैं खान इमरान खान के तौर पे उनको रेफर करूंगा, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं। जब वो इतनी इज्जत के हामिल हैं कि वो वजीर आजम रह सकते हैं तो उनका नाम भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है तो उसको मंजर आम पे लेके आए। हमने कभी किसी इदारे के कंधों पे बैठ के किसी और दूसरी जमात की तरह, ना हमारा कोई जनरल इस तरह का रहा कि जो हमें बरसर इक़्तिदार लेके आया हो। पीटीआई ने हमेशा अवाम की सियासत की है, अवाम के कंधों पे चढ़ के हमेशा सियासी मैदान पे उतरे हैं और अवाम का दर्द दिल रखने की वजह से ही आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे हम खड़े हैं कि आज हर इदारा हमारे खिलाफ हुआ खड़ा है, चाहे वो अदलिया का हो, चाहे वो इंतजामिया का हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का हो, चाहे वो सियासी हो। इसलिए कि हम अवाम के हकूक की बात करते हैं, हम सिर्फ अवाम को मानते हैं, अवाम के जोर पे बाजू पे आए हैं और उसी के जोर बाजू पे आगे चलते रहेंगे अल्लाह के फजल करम से। अगर कोई शवाहिद हमारे खिलाफ है तो उसको मंजर आम पे लेके आए, करें उसको। हम हाजिर खिदमत है। 9 मई में जिस वक्त हुआ उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब रिटायर हो चुके हुए थे। एक रिटायर आदमी हमारी क्यों ना किस तरह से हेल्प करेगा। और जबकि आप ये जो हाउसिंग सोसाइटी की बातें कर रहे हैं उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे, तो बड़ी मादरत के साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट बड़े दावेदार रही है इस चीज की कि उनका एक बड़ा निजाम है जो कि अपनी सेल्फ डिटरमिन करता है कि यह कौन बंदा करप्ट कर रहा है और बंदा पाकिस्तान के मुखालिफ कार्रवाइयों में शामिल है। तो ये जिस वक्त हाजिर सर्विस थे उस वक्त क्यों ना कोई कार्रवाई की, सवाल तो ये भी बनता है। आजाद अली तबस्सुम साहब, आजाद साहब आप किस तरह से देखते हैं, आपका क्या नुक्ता नजर है इस हवाले से? सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इदारे से रिलेटेड बंदा हो, किसी सियासी जमात से हो, अदलिया से हो या फौज से हो, सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क का इस्तेहकाम, अपने मुल्क से वफादारी। अब जब भी पीटीआई के हवाले से बात होती है, 9 मई की बात होती है, तो कहा जाता है जी शवाहिद लाएं। तो जब बराह रास्त आप आर्मी हाउस को, पिशावर रेडियो पाकिस्तान को, फैसलाबाद ISI के ऑफिस को, रावलपिंडी में GHQ और इसी तरह से तकरीबन कोई 150 के करीब मुख्तलिफ मकामात, चाहे वो पिंडी अपना मियाँ वाली हो एयरबेस, तो कहाँ पे आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, लाइव टेलीविजन पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में, उसके बाद सोशल मीडिया पे कि जनाब ये आज तब्दीली ला के रहेंगे और फौजियों को निशाना बनाया जा रहा था, जो भी फौजियों की गाड़ियां गुजर रही थी। क्या इस पे किसी शवाहिद की जरूरत है? जब शहीदों के मुजस्मों को गिराया जा रहा था, जब उनको तोड़ा जा रहा था, जब जहाजों को आग लगाई जा रही थी, जब
जिना हाउस को जलाया जा रहा था, जब रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो तारीख का एक अहम जो पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन था, जब उसको जलाया जा रहा था, तो क्या वो आप लोगों ने लाइव नहीं देखा? तो क्या उस पे शवाहिद की जरूरत है? क्या उस पे उन लोगों की तस्वीर नहीं है, वीडियोस मौजूद नहीं है? क्या उनकी शिनाख्त में कोई ऐसा था अमल के वो कोई शिनाख्त नहीं कर सकता था कि ये कौन लोग हैं जो फौज पे भी हमला कर रहे हैं, गाड़ियों पे हमला कर रहे हैं? अच्छा आजाद साहब, थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा माजी का जो तारीखी पलड़ा है उसको भी झाड़ना चाहूंगा। 1997-98 की बात करें तो आला अदलिया की इमारतों पर चढ़ाई की गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसमें शामिल थी। चलें इसी पे स्टॉप करें, मैं इसी को आपको दहशत गर्दी के पीछे वर्दी मरियम नवाज साहबा की मौजूदगी में नैब के दफ्तर के बाद नारे लगाए गए। डॉन लीक्स की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब का किरदार, बात सुनिए ना आजाद साहब, मुझे थोड़ा सा याद दहानी करवा लेने दीजिए, फिर आप अपनी जो पॉइंट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो है उनके माथे पे पसीने आ रहे थे, टांगे कांप रही थी। ये चीजें भी हमने इसी सियासी तारीख में इन्हीं सियासी पाकिस्तान की सियासी जमातों को हमने ये करते हुए भी देखा है। वर्बली तनकीद करना और चीज है, तो जनाब अपने दुश्मन मुल्क के एजेंडे की तकमील करना और चीज है। इस पार्टी ने अपने जो पाकिस्तान का एक दुश्मन मुल्क है वो नहीं कर सका, उसको कभी जरूरत नहीं हुई जिना हाउस को आग लगाने की, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने की, GHQ में घुसने की, फैसलाबाद ISI के अड्डे की, मियांवाला से एयरबेस की। ये बात बताए कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने, PTI से पहले कितनी जमातें जिनके कायदीन को पकड़ के अंदर किया गया 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए, बल्कि एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद को तो फांसी तक दे दी गई। तो क्या किसी ने फौज पे भी हमले किए हैं? क्या अपनी इमलाक को तबाह किया? इस तरह से दिफाई इमलाक को, बाकी चीजों को तो छोड़ें। तो अच्छा आजाद साहब, अभी तक ठीक है आपकी इन पार्टियों ने अपने लीडरों की गिरफ्तारियों पे क्या हमले किए हैं इदारों पे? आजाद साहब, आपसे एक और चीज इसी से रिलेटेड जानना चाहूंगा। ठीक है, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर रही है कि उस पर जुडिशियल कमीशन बना के इंक्वायरी की जाए और जो मुलव्वस हैं उनको सजाएं दी जाए। सवाल यह है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो मुल्क दुश्मन अनासर नहीं है, वो इन तमाम चीजों से बालातर हो जाते हैं, वो मुहिब्बे वतन डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और उनके साथ इत्तेहाद करके उनको जितवाया भी जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। ये कैसा इंसाफ है? RTI सिस्टम इसीलिए बिठाया गया था 2018 में। जवाब देना, RTI सिस्टम जो है किस मकसद के लिए बिठाया गया था? आजाद साहब, मैं तो बात सुने ना, उसके नतीजे में PTI पर इक़्तिदार आई थी, उन्होंने क्यों इक़्तिदार लिया था? आजाद साहब, बात ये है, मैं सिर्फ 9 मई वाकयात में मुलव्वस लोगों की बात कर रहा हूं कि उन लोगों को मुकदमात से खारिज क्यों कर दिया गया, उन पे भी मुकदमात इंदराज था, उनकी तफ्तीश भी होनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, PTI छोड़े तो आप बरी जमा हैं, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है तो फिर आप मुल्क दुश्मन है। नहीं, आप खुल के जरा बताइए किन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं आप? इमरान इस्माइल साहब, परवेज खटक साहब, KP से काफिले को लीड करके हुए वो आए, फयाजुल हसन चौहान साहब, फवाद चौधरी साहब, उसके बाद आप इनमें से कोई भी फिरदौस आशिक अवान साहबा, मेरी बात सुने, इनमें से कोई भी बंदा, चाहे वो आप इस्माइल की बात कर रहे हैं, चाहे आप खटक साहब की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी ने भी आर्मी हाउस पे अगर हमला किया है तो उसकी मैंने तो कम से कम कोई फुटेज नहीं देखी, मैंने कोई वीडियो सोशल मीडिया। अच्छा आजाद साहब, बानी PTI के फुटेजेस वीडियोस देखी आपने? तो उन्होंने तो बाकायदा जनाब हदायत जारी की थी। वो वीडियोस या कोई शवाहिद अभी तक आए हैं मंजर यहाँ पे? वो सारे इदारों के पास होंगे, ऐसे तो नहीं रखा हुआ ना। अच्छा, इदारों के पास बात सुने, अगर सबूत नहीं होगा तो वो छूट जाएगा। ठीक, मकसद ये कहने का है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके ना, अभी तो उनके साथ वो कुछ नहीं हुआ जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो मरीम के साथ हुआ, जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ है।
नहीं, वो काबिल मजम्मत है आजाद साहब। जो चीजें माजी में राना सनाउल्लाह साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ वो काबिल मजम्मत है। भट्टी साहब बात सुने। जी जी। बीवी मर के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रही थी तो नवाज शरीफ साहब मरियम साहब मिन्नतें कर रहे थे कि हमारी टेलीफोन पे बात करा दें, लेकिन यहाँ पे तो शहजादे को जनाब अडयाला जेल में VIP प्रोटोकॉल दिया गया है, उसकी रोजाना मुलाकातें भी होती रही हैं, उसे जनाब टेलीफोन की सहूलत भी, उसे देसी बकरे, देसी मुर्गे, देसी घी, न जाने क्या क्या पेश किया जा रहा है। सहूलतकार तो उसकी सहूलतकारी करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सहूलतें नून लीग के किसी बंदे को हासिल नहीं थी, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब थे, चाहे वो नवाज शरीफ था, चाहे वो शहबाज शरीफ था, चाहे ख्वाजा आसिफ था। किन किन के मैं नाम गिनवाऊं? जी उमैर वसी साहब, उमैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जुल्म ज्यादतियां होती रही, कहीं पे उनको जो है वो सहूलियात नहीं दी गई उनकी कैटेगरीज के मुताबिक, और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके PTI छोड़ चुके वो तो वीडियोस में मौजूद नहीं थे कहीं पे भी अटैक करते हुए। आजाद साहब कह रहे हैं। जी, मेरी गुजारिश कुछ इस तरह से है कि आपको 9 मई डिस्कस करने के लिए ना उसका पस मंजर देखना भी बहुत जरूरी है। इसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक अवामी हुकूमत को हटाया गया। वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन किस तरह से पास किया गया सबके इल्म में है। किस तरह से लोगों को सिंध हाउस में रखा गया, लोगों को मुनर्रफ कराया गया, और लोगों को मुनर्रफ कराने के बाद उनके इंटरव्यूज दिलाए गए। उसके बाद जब यके बाद दीगरे जिस वक्त खान इमरान खान जमान पाक में मौजूद थे, अवामी राय के जरिए उधर बैठे हुए थे और उनके जोर पे बैठे हुए थे। इंतजामिया ने बारहा बार अटैक करते चले गए, उनके घर पे ऐसी ऐसी शेलिंग होती थी, जस्टिफिकेशन। मेरी एक गुजारिश सुन लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत में भी होता रहा, मरियम बीबी साहबा के दरवाजे तोड़े गए कमरे के, इन चीजों से हटके सिर्फ वो 9 मई वाली बात को। जी जी जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये 9 मई की किसी किस्म की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं सिर्फ उसका पस मंजर एक पेश कर रहा हूं कि उन चीजों को जहन में रखते हुए जिस वक्त खान इमरान खान गिरफ्तार हो गए, वो अदालत के अहाते के अंदर मौजूद थे, कानून के आगे सरेंडर कर चुके हुए थे, हर केस का मुकाबला कर रहे थे, और रेंजर्स जिनके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं था उन्होंने आके उनको एक तौर पे यरगमाल बनाया और फिर उनका हम तो कहेंगे कि अगवा किया, लेकिन बहरहाल उनका स्टांस ये कि गिरफ्तार कर लिया। जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें वो अदालती अहकामात आए, फिर उनको दोबारा मर्सिडीज में लाके पेश भी किया गया। नहीं जी, पेश नहीं किया गया। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलवाया और उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलवाने के बाद उनको पुलिस लाइन में रखा गया और उसके बाद उनकी जमानत हुई। जो कुछ भी हुआ उसमें खान इमरान खान ने किसी को ना तो उकसाया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो वीडियो क्यों नहीं दिखाते कि जिसमें वो कह रही हैं कि लोगों को कि इसके अंदर मत जाओ, हम सिर्फ एक निहत्ते हालत में बाज़ाब्ता तौर पे अपना एहतजाज रजिस्टर कराना चाहते थे। जो बात है कि वीडियोस मौजूद हैं, तो ये वीडियोस वो मंजर आम पे क्यों नहीं लेके आते? कौन थे वो नकाबपोश लोग जो कहां से आए और कहां पे चले गए? कैसा आर्सेनल उनके पास था? वो तो ट्रेंड लोग थे। अच्छा, फैसलाबाद में एक फैजुल्लाह कमोका साहब होते थे, फैजुल्लाह कमोका साहब होते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे थे, एहतजाज के दौरान भी मौजूद थे। आजकल उन पे तो कोई मुकदमात नहीं है। जी नहीं, फैज साहब हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, अपनी हद तक वो एक रोल प्ले करते रहे, और जब मुश्किलात की घड़ी आई तो कुछ लोग होते हैं जो वो प्रेशर सस्टेन कर जाते हैं। कुछ ऐसे प्रेशर्स होते हैं जिसको लोग सस्टेन नहीं कर सकते। मैं फैज भाई को पर्सनली भी जानता हूँ बहुत अरसे से, और कुछ लोग होते हैं जो फैमिली पे जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो दुनिया फिर सियासत को खैर बात कह देती है। ऐसा नहीं है कि फैजुल्लाह कमोका ने जाके किसी और पार्टी को ज्वाइन करके किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से, चाहे उनका उकाब निशान था, चाहे वो तहरीके इस्तेहकाम थी, चाहे वो KPK की खटक साहब की पार्टी थी, उससे जाके उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। वो छोड़ के एक साइड पे हो गए, उन्होंने सियासत से कतई ताल्लुकी कर ली, और हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनके सारे गुनाह जरूर धुल गए, अगर कोई गुनाह उनके पलड़े में था। पहले तो ये साबित करना बहुत जरूरी है। अगर 9 मई की ये बात करते हैं तो 9 मई को गुजरे हुए एक बहुत जमाना दराज हो गया जब ये कहते हैं किसी किस्म के शवाहिद की जरूरत नहीं, वीडियोस मौजूद हैं, तो उसका चलान जो पेश करना था या फर्द जुर्म जो आयद करना था, उसको फर्द जुर्म को आयद करते करते ही 1.5 साल का अरसा क्यों लग गया इनको? उसके बाद आज तक ये वो वीडियोस क्यों नहीं मंजर आम पे लेके आते कि वो नकाबपोश कहीं पे आइडेंटिफाई ना हो जाए कि वो कहां से चले, कहां पे गए। लाहौर में सेफ सिटी मौजूद है, बड़े बड़े शहरों में सेफ सिटी मौजूद है, हर एक बंदे का पता लग जाता है वहां पे उनके कि कहां से उनका रास्ता शुरू हुआ, कहां पे वो उतरे,
कौन से फौज कह रहा हूँ, कौन से पुलिस के ट्रकों से वो नकाबपोश उतरे और उन्होंने कार्रवाइयां की, ये सब चीज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लोग जो 9 मई में वहां पे मौजूद थे वो भी बोलते हैं, उनकी भी स्टोरी सुन लीजिए। पुलिस के भी ट्रक होते, पुलिस के पास भी ट्रक होते हैं जी। अच्छा, अपना सामान मूव करने के लिए पुलिस के पास ट्रक सुप्रीम होते हैं, कोर्ट जिसमें वो के अपने आईनी बेंच बैरिक्स ने और 9 मई ये वो वाकयात की करते हैं। तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने वाला जो मुतालबा किया जा रहा था वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, मंजूर हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जुडिशियल कमीशन वाला मुतालबा मान लिया जाएगा और उसके बाद ये जो 26 वाला मामला है ये भी मान लेना पाकिस्तान के हक में बेहतरी है। देखिए, खान इमरान खान का हमेशा स्टांस ये रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर किसी की कोई गलती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और किसी की कोई गलती नहीं है तो उसको ना हक सजा नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी जगह पे अगर ये बतौर जमात हमें ये साबित कर दें कि हमने 9 मई का कोई ऐलान किया था या कोई प्लान किया था या खान इमरान खान की तरफ से कोई हदायत आई थी, तो हम सबसे पहले वो बंदा हूंगा मैं जो खुद अपने आप को जेल में जाके पेश कर दूंगा, जनाब मुझे सरेंडर करता हूं मैं, आप मुझे सजा देना शुरू कर दें। एक भी मौका, अगर एक भी शवाहिद ये ऐसा ले आए कि खान इमरान खान ने बतौर पीटीआई को एज ए जमात उन्होंने कहा कि आपने मेरी गिरफ्तारी की सूरत में ये करना है, वो करना है, इस तरह से जाना है, इधर जाना है, तनसीबात आइडेंटिफाई की हो, ये अवामी रद्द-ए-अमल जरूर हो सकता है। अवाम का रद्द-ए-अमल बिल्कुल पुरअमन था और वो जाके अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे। उस पुरअमन एहतजाज के अंदर अगर किसी अंसर ने मिलकर पाकिस्तान के लिए कोई नुकसानदेह या पाकिस्तान की फौज के लिए नुकसानदेह किया है तो हम भी दिली तौर पर उसके लिए रंजीदा हैं, हम भी गमजदा हैं, हमें कोई खुशी नहीं हुई उससे। अपनी फौज से लड़के कभी कोई नहीं जीत सकता। खान इमरान खान ने हमेशा यही कहा है कि ये हमारे मुल्क की फौज है, लेकिन वो अंसर जरूर आइडेंटिफाई होने चाहिए जिन्होंने ये तकरीबकारी का अमल किया। हमारा स्टांस ये है कि पीटीआई में ऐसा कोई अंसर मौजूद नहीं है जो ये तकरीबकारी का अमल कर सकता था। ये बाहर से शामिल करदा दूसरे लोगों के अंसर थे जिन्होंने जाके ये तकरीबकारी के अमल किए, जिसकी वजह से ये पीटीआई की डिमांड थी कि जाके एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो अनबायस्ड हो, जो हकायक के ऊपर मबनी फैसले करे और दूध का दूध और पानी का पानी, हर चीज को साफ सुथरा कर देती। आजाद साहब, जुडिशियल कमीशन के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब वो दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो चुकी है, क्या समझते हैं मुतालबा इनका पूरा किया जाना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बने, इंक्वायरीज होनी चाहिए और जो चीजें हैं, जो शाहिद हैं वो पेश करके जो इसमें लोग मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए? बात यह है भट्टी साहब के जिसने भी अपील दायर की है, जब अपील मंजूर हो गई है तो उसके बाद असल फैसला जुडिशियल कमीशन बनना है नहीं बनना है, क्या करना है, ये है अब अदलिया के कोर्ट में। अब अदलिया जाने और दरखास्त गुजार जाने, ठीक है। तो अगर जुडिशियल कमीशन जो है उसकी एप्लीकेशन मंजूर होती है उस हवाले से और उसमें तमाम शवाहिद जो कुछ भी है तो उसके मुताबिक अदलिया ने फैसला करना है। जो इन्वॉल्व होगा यकीनन वो सजा का मुस्तहिक होगा, जो इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये उसे सजा नहीं देगी। अच्छा आजाद साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर डेफिनेटली अदलिया ने फैसला करना है और मुलव्वस होना ना होना वो इंक्वायरीज की बेस पे होना है, राना सनाउल्लाह साहब किस बेस पे कहते हैं कि हमारी बात मान ली जाए तो खान साहब बाहर होंगे, ना मानी जाए तो फिर अंदर रहेंगे, मुज़ाकरात हो जाएं तो बाहर आ जाएंगे? तो ये वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत ये चीजें हो सकती हैं? मेरी नजर से ये स्टेटमेंट या जी ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरी नजर से ना मैंने टीवी पे देखी है ना मैंने अखबारात में उनका बयान पढ़ा है, तो इसलिए मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है आजाद साहब, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक का इंदिया दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मनी है, दीगर सियासी रहनुमा भी कहते हैं ये मुल्क दुश्मनी है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंदिया दिया जा रहा है। मैं इस बारे में ये कहूंगा कि ये सरासर मुल्क दुश्मनी है, बल्कि मुल्क दुश्मनी से भी बढ़कर आगे है। ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती, मुल्क के साथ तो ज्यादती है ही है, लेकिन अवाम के साथ जहाँ पहली महंगाई आसमान से बातें कर रही हो, जहाँ पहली बेरोजगारी हो, जहाँ पहली मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, तो वहाँ पे इस तरह की तहरीकें चलाना जो है ये मुल्क के साथ बहुत है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे हालात में जब कोई सरमायादार जो है मुल्क में आके सरमायाकारी करना चाहता है, यहाँ से बेरोजगारी जिससे खत्म हो, महंगाई जिससे कम हो, लोगों को रोजगार जिससे मिले, और ये लोग जो हैं रुकावटें डालें और सिविल नाफरमानी करें, तो इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। तो ऐसा जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले ये असल में मुल्क दोस्त नहीं है, अवाम दोस्त नहीं है, ये सरासर अवाम के साथ और मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है।
अच्छा आजाद साहब, दूसरा ये कि जिस तरह से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इल्जामात आयद करती हुई नजर आ रही है कि ये हमें एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती, हमें जो है वो कहीं पे पुरअमन रहने की इजाजत नहीं दी जाती, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। इसके बरक्स ये तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और ये इस वजह से करने जा रहे हैं कि हमारा एहतजाज का हक भी हमसे छीन लिया गया है। 26 का जिक्र करते हैं इस्लामाबाद में जो वाकयात पेश आए। जी, अब मुझे ये बताइए कि हर दफा जब भी पीटीआई में या पीटीआई की एक वो कजन हुआ करते थे इमरान खान के, तो इन्होंने जब भी तहरीक चलाई है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया है, तो उसमें पुलिस वालों को और बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, वो रेंजर्स हो, वो कोई और इदारा हो, तो उसके जो अहलकार हैं उन्होंने हमेशा उनको निशाना बनाया है। और कौन सा ऐसा मुजाहरा है, कौन सी ऐसी रैली है जिसमें इन्होंने वो बंदों को नहीं शहीद किया, चाहे वो फौज अपने के पुलिस के हों और चाहे वो रेंजर्स के हों या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हों। बात सुनिए ना, बताइए ये कैसे पुरअमन मुजाहरा, मतलब इस दफा आग नहीं गाड़ियों को लगाई या इससे पिछली दफा गाड़ियों को आग नहीं लगाई, 9 मई को आग नहीं लगाई, कौन सा इनका ऐसा मुजाहरा है जिसकी ये मिसाल दे सकें कि इनका मुजाहरा पुरअमन होता है। अब हमारी बात देखें कि हमने इमरान खान के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ मुतअद्दिद मुजाहरे किए हैं। हमने लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ किया है, फजलुर रहमान साहब ने किया। क्या मुल्क में किसी जगह पे गाड़ियों को आग लगाई गई? क्या पुलिस वालों को मारा गया? क्या रेंजर्स के खिलाफ कार्रवाई की? जिस तरह से ये करते हैं, ये तो जनाब असला साथ लेकर वहां पे, असल में इनको लाशें चाहिए होती पीटीआई को, और इसने हमेशा लाशों की सियासत की है। हमारी जो सियासत रही है, हमने जो मुजाहरे किए हैं, हमने जो रैलियां की हैं, उसमें बताइए कोई मिसाल है ऐसी कि जिसमें कहें जी आपने पुलिस वालों को मार दिया, आपने रेंजर्स वालों को मार दिया? तो कैसे ये कह सकते हैं कि ये? अच्छा आजाद साहब, एक चीज इसमें ये फिर सवालिया निशान हुकूमत वक्त पे भी आता है कि डी चौक तक मुसल्लह अफराद कैसे पहुंच सकते हैं? वज़रा ललकारते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नजर आए। की जड़ है ना, देखिए भट्टी साहब, सहूलतकारों की जड़ें जो है ना, ये पिछले जो 5-6 साल बल्कि 2012 से ही इसकी सहूलत करने वाले जो लोग थे, इसकी आबियारी करने वाले लोग थे, जो कुछ अब अंदर हैं और कुछ अभी भी कहीं ना कहीं किसी पोस्ट में मौजूद हैं, उनकी वजह से होता है। और हर जगह में ऐसे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि जब काबू पाना चाहा तो क्या काबू नहीं पाया है। लेकिन ये आजाद साहब, तरीका ये ठीक था? रियासत इस तरह से अपने आम शहरियों को बदले लिया करती है। हो जाए, जब बच्चे बदतमीज हो जाएं, तो माँ बाप उनको फिर बहुत सारे तरीकों के साथ समझाते हैं, बातों से भी समझाते हैं, फिर मुक्की थप्पड़ से भी समझाते हैं। गोली भी चलानी पड़े तो चलाई जाती है। कहाँ पे गोली चलाई, ये बता दें कि जिस जगह पे गोली चलाई गई, किसी पुलिस वाले को फायर करते हुए देखा हो, किसी रेंजर वाले को आपने फायर करते? आजाद साहब, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। BBC उर्दू, अल जजीरा, दी गार्डियन रिपोर्ट। बड़ी साहब, इंटरनेशनल ताकतें, इंटरनेशनल मीडिया जो है वही तो इस मुल्क में इंतशार चाहता है। तो सर, हुकूमत वक्त को चाहिए, वज़रा को चाहिए, मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहता है, और ये उन्हीं के खिलौने हैं। सर, चैलेंज करना चाहिए ना उसको, चैलेंज करके वो पाकिस्तान को बदनामी का बायस बन रहे हैं, चैलेंज करें उनको, चैलेंज करके तो झूठा डिक्लेयर किया जाए। कर रहा है सबसे बड़ी बदनामी तो पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। पिछले जब इनका दौर था तो क्या कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं किया? मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, नून लीग की हुकूमत के खिलाफ यकतरफा प्रोपेगेंडा, फैज हमीद साहब या आजाद साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जब हकायक पे बात करते हैं तो कभी आपकी तनकीद हम पे होती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद होती है। हम 24/7 नशर किया जाएगा, इस मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी, मुल्क में बदअमनी होगी। आजाद साहब, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर ऐसे वाकयात नहीं हुए तो आजाद साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अस्पतालों में जाने से सहाफियों को क्यों रोका जाता है? जो सहाफी जाते हैं उनको क्यों उठा लिया जाता है? और मेडिकल जो वहां पे सुपरिटेंडेंट्स हैं वो क्यों डिनाई कर रहे हैं वहां के जो डेटा रिकॉर्ड है उसको देने से? अगर वजीर इत्तलात मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वो 2019 की पोस्ट लगा के साबित करना चाहेंगे कि ये वाकया ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर हम उसको जरूर उजागर तो करेंगे, पॉइंट आउट तो करेंगे। सर
सबसे बड़ी बात यह है भट्टी साहब, माइंड ना कीजिएगा कि इस मुल्क में जो ये सियासत जिस तरह की चल रही है, मुल्क में जो अदम इस्तेकाम चल रहा है, मीडिया इसमें पूरा पूरा हिस्सा डाल रहा है। किस तरह से हिस्सा डाल रहा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मेरा झूठ जनाब बराह रास्त नशर किया जा रहा है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे झूठ नशर नहीं किया जाना चाहिए। डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। शाहिद के साथ बात होनी चाहिए, खा वो यही मिनिस्टर इतलात हो या सहाफी हो, हर बंदा शाहिद के साथ सामने आना चाहिए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान के इत्तेहाद इत्तेफाक को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान के दिफाई इदारों को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे, ऐसी खबरें, ऐसे बयानात चाहे किसी के भी हों वो नशर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे धड़ल्ले से जनाब वो किया जाता है। क्या चीजें मजबूर करती हैं उनको कि ये झूठ नशर किया जाए, और इसी झूठ की वजह से हमारी नई नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया है। उनके सामने में आजाद साहब सच क्या है, सच क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। बात तो सुने मेरी, सिर्फ थोड़ी सी। हाँ सच मैं आपको बताता हूँ जी। इमरान खान ने कहा जी मेरी टांग पे गोली लगी, मैं लंगड़ा हो गया हूँ, वो चल नहीं सकता, ठीक है। तो वो जनाब अदालतों में पेश हो रहा है कि जनाब वो व्हील चेयर पे, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा है तो जिस तरह से भिखारियों को पकड़ा जाता है तो वो फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं, पहले वो व्हील चेयर पे होते हैं, ठीक है। तो ये इमरान खान आजाद साहब जरा जुबान जो है ना जी, लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर इस्तेमाल की। उसकी टांग जो है उसकी जख्मी है, ठीक है, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा है तो उसकी टांग बिल्कुल सीधी हो गई। आजाद साहब रियासत की गिरफ्त में थे, रियासत उनकी मानने वाले, बात सुन ले, उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले इस बात को ही तस्लीम नहीं करते। अगर उनको कहा जाए ना कि वो सारा ड्रामा था, कि वो जो बन के बैठा रहा व्हील चेयर पे, ठीक है, उसके बाद वो सीधा चलना शुरू हो गया। तो अब तक जितने पढ़े लिखे हैं, जितने समझदार हैं, कोई भी बंदा इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारा खान बिल्कुल सच्चा था वो। अच्छा आजाद साहब टाइम खत्म है, थोड़ा सा वसी साहब से, उमर वसी साहब से भी जानना चाहूंगा। उमर वसी साहब, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टीएलपी करता चलूं कि आजाद साहब के लिए कि भगौड़े नहीं है, हम प्लेटलेट्स की कमी के झूठ और फ्रॉड रिपोर्टें बना के नहीं हम चलते, हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के सारों का। छुट्टी दे दी जाए, और पकौड़े होते हैं जो डीजे लेके देते हैं 50-50 रुपए के लिए, और भाई बड़ा भाई आता है ना उसको रिसीव करने के लिए, छोटा भाई एयरपोर्ट जाने से कतराता है कि कहीं पे जूते ना पड़ जाएं। अच्छा उमर वसी साहब, उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर वसी सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की, मैं उसको उमर साहब एक सेकंड, सिविल नाफरमानी तहरीक पे बाद में जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टीएलपी पे क्रैकडाउन किया, फायरिंग के वाकयात हुए, फायरिंग भी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी तरीके से पाकिस्तानी शहरियों पे क्रैकडाउन तो करती रही। आपके इल्म में होगा कि वो जो टीएलपी पे हुआ था उसके ऊपर पैसे डिस्ट्रीब्यूशन का भी केस किसी के ऊपर चल रहा है, तो वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर चल रहा है? गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब से। जी बेशक, मैंने गुजारिश आपसे कुछ और की है कि वहां पे एनवलप तो उसके अंदर 5-5 हजार रुपए के नोट बांटे गए थे टीएलपी के लिए, तो किसने बांटे थे? कौन पाबंदी था? ये आप नाम लेना जी खुल के। इमरान के चाहने वाले थे, जो फैज हमीद के चाहने वाले थे। इमरान के चाहने वाले वो हैं जो आपके लिए अदालतें जाके एयरपोर्टों पे लगा देते हैं भगौड़ों के लिए। दूसरी बात, मैं जरा ये जो आप लोगों ने पहले बात की उसके मुतालिक भी बात करना चाह रहा था जी। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक के बारे में बात कर रहे हैं। गुजारिश इस तरह से चीजों को समझने की जरूरत है। खान इमरान खान ने हमेशा हर पाकिस्तानी को ये सिखाया कि आपने अपना हक लेना है, छीनना नहीं है। वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस के लिए नहीं है, वो जो हमारे बैरून मुल्क भाई पाकिस्तानी बैठे हैं उनकी फॉरेन रेमिटेंस ना भेजने के लिए है। और वो इसलिए है कि अगर आपको वहां पे बैठ के अपने वोट का हक नहीं मिलता है, आपकी पिजराई पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, आपके जज्बात की अक्कासी पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, तो वो एक मोड और मैनर और चैनल दिया गया है कि अपनी एनर्जी को उस तरफ डाइवर्ट करके आप अपने हक को मनवाएं और उसको हासिल करें। देखें जी, हम कभी भी पुरतशद्दद जमात नहीं रहे। ये कहते हैं गोलियां किस चली, किसने मारी, क्या हुआ? वो 12 लोगों की हम रिक्वाइस दे रहे हैं भाईजान, उनको लगी हैं गोलियां, उनको मारी गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया अगर झूठ बोलता है ना तो बरतानिया का कानूनी निजाम इस वक्त पाकिस्तान के निजाम से तो बहुत बेहतर है। उधर जाके उसके ऊपर गार्डियन के ऊपर, उधर जाके बाकी BBC के ऊपर, उधर जाके अल जजीरा भी वहां पे रजिस्टर्ड है, वहां पे जाके केस करें और पाकिस्तान को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा अगर वो झूठ बोल रहे हैं वहां पे। ये
रिपोर्टेड चीजें पाकिस्तान का मीडिया इसलिए नहीं बोल पाता कि उनकी जुबान बंदी की गई है। आप खान इमरान खान का नाम लेते हुए घबराते हैं, आपका चैनल टीवी चैनल नहीं चलते हैं, आपके प्रोग्राम नहीं चलते हैं। जी बिल्कुल, उमर वसी साहब, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का नाम लेने पे, तस्वीर चलाने पे पाबंदी थी। आप ही के इक़्तिदार हुकूमत में हम लोग वो भी नाम नहीं ले सकते थे क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी जुबान बंदी थी। जी जी, उस वक्त गुजारिश ये है कि उस वक्त वो डिक्लेयर थे थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर कोई फर्द जुर्म आयद होके वो साबित दहशतगर्दी के मुकदमात में, इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में पेशियां हैं के जरिए उनको डिक्लेयर किया गया था कि पेशियां चल रही है ना जी। मैं आप पे चार्ज लगा दूं 302 का, जब तक साबित नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं है वो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका कत्ल ताल्लुकी कर लीजिए कि आप पे इल्जाम आ गया 302 का। खान इमरान खान पे इस वक्त इल्जामात हैं, नवाज शरीफ साहब पे वो इल्जामात साबित शुदा थे। थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक GIT बनाई गई जिसको सुप्रीम कोर्ट को ऑप्ट भी नवाज शरीफ साहब ने खुद किया था कि मैंने यहीं पे सुनवाई करनी है। उन्हीं का दौरे हुकूमत था, वो PTI का दौरे हुकूमत नहीं था। उसके बाद ही शायद खान अब्बासी साहब आए थे। हमने तो कदगन लगाई नहीं, फिर इनकी अपनी हुकूमत ने कदगन लगाई थी। इनसे पूछना चाहिए भाई शाहिद खान अब्बासी ने नवाज शरीफ का नाम लेने से क्यों बंद कर दिया था? किसके कहने पे बंद कर दिया था? इनकी तो अपनी पार्टी अपने लीडर के साथ मुखलिस ना हुई जी। अच्छा उमर साहब, क्या समझते हैं, टाइम चूंकि खत्म हो गया है, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा सिविल नाफरमानी के नताइज क्या अखज कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्की सिचुएशन जो है, मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं है, महंगाई जो है वो अरूज पर है, कहा यह जा रहा है कि GDP जो है वो 2.43 समथिंग के नियर बाय है, तो दावे तो हुकूमत कर रही है कि तरक्की की तरफ गामजन है, इल्जामात फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आ जाएंगे, क्या करना चाहिए? अगर ये हमारे ही मोहताज है ना जी, जब तक ये अवाम की ताकत को नहीं मारेंगे ना, ये कभी तरक्की नहीं कर सकते या पाकिस्तान को तरक्की की राह पे नहीं गामजन कर सकते। बेसिक बात ये है। इस वक्त ये लोग बतौर हुकूमत जाते हैं बाहर से भीख लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हम भीख लेने में कामयाब हो गए हैं, IMF का प्रोग्राम लेने में कामयाब हो गए हैं। ये हमारी अवाम के लिए पॉलिसीज जरा सी स्ट्रेट लाइन कर दें, अवाम की जो इस वक्त डिमांड है उसको फुलफिल कर दें, तो इनको किसी बाहर के मुल्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो पाकिस्तान से जो बाहर मुकीम पाकिस्तानी है उनके लिए है कि वो फौरन पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ताकि वो अपना आप मनवा सके। नहीं जी, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। किसने कहा आपको? पाकिस्तान से कंटेनर पे खड़े होके बिल जलाने का, टैक्सेस ना देने का, GST ना देने का कहा था और उस पर अमल दरामद भी किया गया। उस वक्त इमरान खान ने अपना बिल जमा करवा दिया था, लोगों को कहा था कि आप अपने बिल जमा ना करवाएं। आजाद साहब कहते हैं खान साहब ने अपना करवा दिया था। बात कर रहे हैं आप जनाब, आप मेरी गुजारिश सुन लेंगे। अगर मैं आपने दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, अगर आप 2014 की बात करना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। मैं मौजूदा बात कर रहा हूँ कि जो आपकी तहरीक है वो सिविल नाफरमानी की एक्सपैट्रिएट्स के लिए खान साहब की कॉल दी गई है ताकि जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी है वो अपना हक मनवा सके, अपना हक ले सके, अपना हक जितला सके। ठीक, जहां तक बात है 2014 की, 2014 एक ठीक है उमर वसी साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आजाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि एक ऑफर दी है हमने हुकूमत को, अगर उस पर कोई हमें जो है वो फीडबैक आ जाता है तो फिर डेफिनेटली मामला सॉर्ट आउट हो सकते हैं। वो ऑफर कौन सी है, क्या मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब तो वो सियासी पार्टियों से भी मुज़ाकरात के लिए राजी हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अडयाला के बजाय पेशावर भेज दिया जाए। ठीक है, तो वहां पे फिर जेल तो नहीं होगी, वहां पे तो फिर गलियां हो जाए तो तैयार फिर तो जनाब वहां पे जेल नहीं होगी, फिर तो इसका अपना ही वो। क्यों आजाद साहब, वो विफाक के अंडर नहीं आता? नहीं, विफाक के अंडर आता है, लेकिन यहाँ पे भी पंजाब पुलिस के अंडर है अडयाला, तो वहां पे फिर पंजाब पुलिस नहीं होगी, वहां पे फिर इनकी अपनी पुलिस होगी। अच्छा, इधर मरियम साहबा की है, उधर फिर उनकी हो जाएगी। हाँ, उधर वो मूछों वाली सरकार जो है जी, ठीक है, वहाँ उनकी हुकूमत है। बहुत शुक्रिया। आजाद अली तबस्सुम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे, उमर वसी जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात फिर वहीं तक चली जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ऐसा किया, मीडिया का किरदार ऐसा रहा, मीडिया का किरदार इस दौरे हुकूमत में ऐसा रहा, लेकिन हर अदवार में जो है वो मीडिया ही इनके जद में आता है, या ये सियासी जमातें एक दूसरे को जो है वो
तनकीद और इल्जामात लगाती हुई नजर आती हैं और खुद को बरीउज़्ज़मा समझते हैं। पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के फैसले तो इन पार्लिमानों में होते हैं, इन आला अदलिया में होते हैं या मुक्तदरा हलकों में होते हैं, लेकिन इल्जामात फिर बेलाखिर जो है वो सहाफियों पे आन ठहरते हैं। खैर, नतीजा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसका इंदिया दे रही है और इसमें जो गैर मुल्की मुकीम पाकिस्तानी है वहां पे मौजूद है पाकिस्तानियों को, उनको कहा जा रहा है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक में हिस्सा लें और उसमें रेमिटेंस जो है वो ना उस तरह से अदा करें ताकि हुकूमत वक्त पे प्रेशर बिल्डअप हो सके। अभी तक तो कोई डायलॉग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफर भी कोई दे रही है कि इस ऑफर को तस्लीम कर लिया जाए तो हम बैकफुट पे चली जाएंगे। आजाद अली साहब की जानिब से यह कहा गया कि वो ऑफर बानी पीटीआई को पेशावर से आगे केपी गवर्नमेंट के अंडर जो है वो जेल में मुंतकली की है, लेकिन उस पर हम तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे तो फिर मौजें लग जाएंगी। यहां पे मरियम साहबा के अंडर हैं तो डेफिनेटली यहां पे सख्तियां भी बर्दाश्त करना पड़ सकती होंगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर यहां पे जैसे कहा जाता है कि उनकी खातिर तवज्जो की जाती है, उनको मुर्गियां पेश की जाती हैं, देसी मुर्गियां, अंडे और मशीनें, एक्सरसाइज के लिए तमाम तर सहूलियात, तो फिर वहां पे भेज देने में क्या हर्ज है, क्या जिक्र है। अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए यह काम भी करना पड़े तो पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए से कोई रास्ता निकल आए ताकि पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशहाली का कोई मंजरनामा आ सके और इल्जाम जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हट जाए ताकि हुकूमत की कारकर्दगी वाजे हो जाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।